हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। और आपको बता दूं कि इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं आपके स्पोर्ट्स को, इंडेक्सेस, समिट्स, अपॉइंटमेंट्स, फर्स्ट इन इंडिया, बुक्स एंड ऑथर्स, वुमेन इन न्यूज़ एंड अवार्ड्स। ये सभी टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और कुछ टॉपिक्स जो बाद में रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ओके, आइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक इस्टेब्लिश। इंडिया का सबसे पहला डायबिटीज बायो बैंक इस्टेब्लिश करा गया है चेन्नई के अंदर। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। स्टार मार्क करिए, क्योंकि इंडिया का पहला है और इसी साल दिसंबर में ये इस्टेब्लिश हुआ है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि NHRC की फुल फॉर्म क्या होती है। NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होती है, इसके अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं। बताइए ज़रा वो कौन बनाए गए हैं? तो नए चेयरमैन बने हैं आपके वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यम आपके नए चेयरमैन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। नेक्स्ट आइएगा। देखिए दोस्तों, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, सबसे पहली चीज़ मुझे बताइए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स निकालता कौन है? तो ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है जो कि इंडेक्स जारी करती है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स का। और ये इंडेक्स निकाला जाता है कि किस देश में कितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ट्रैवल करने, कितनी ज़्यादा वहाँ पर सहूलियत है उन टूरिस्ट के लिए, और कितना ज़्यादा टूरिस्ट का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स निकाली जाती है। और वर्ल्ड में इंडिया की रैंक कितनी आई है? तो 39th रैंक आई है इंडिया की। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा। इस साल इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आप ऐसा कह सकते हो। अब वो रिकॉर्ड में क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंडिया जो है, ध्यान रखना, इंडिया पहले 4th रैंक पे था। पहले कौन सी रैंक पे था? 4th रैंक पे। लेकिन इस साल 2024 में इंडिया ने क्या किया? 4th रैंक की जगह पर अब इंडिया आ गया है 3rd रैंक पर। कौन सी रैंक पर? 3rd रैंक पर। और अब इंडिया ने किसको पीछे छोड़ दिया? पहले 3rd रैंक पर होता था जापान। कौन होता था? जापान। लेकिन इस साल इंडिया ने क्या किया? जापान को पीछे छोड़ करके खुद 3rd स्थान हासिल किया है। किसमें सर? सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने में, यानी कि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में। ठीक है, और ये चमत्कार हुआ है हमारे मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। हमारे जो आपका मेक इन इंडिया चलता है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत ये चीज़ हुई है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 4 तरीके से सवाल बन सकता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला सवाल जो आपका बनेगा कि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ग्लोबली इंडेक्स के अंदर इंडिया जो है किस रैंक पर आता है? तो पूरे 3रे नंबर पर आता है विश्व में इंडिया स्मार्टफोन बना करके बेचने के मामले में। ठीक है, दूसरा सवाल कि इंडिया की रैंक जो 3rd आई है, ये किसको पीछे छोड़ के आई है? तो इसने इस बार जापान को सुपर पास किया है। सुपर पास का मतलब होता है किसको पीछे छोड़ा है। तो जापान को पीछे छोड़ के इंडिया ने 3rd रैंक हासिल करी है। तीसरा सवाल जो आपका यहाँ से बन सकता है कि 2023 में, अब यहाँ पर आपको ईयर याद रखना ज़रूरी है। अगर 2024 की बात करेगा तब इंडिया की रैंक आ जाएगी 3rd, लेकिन यहीं पर अगर 2023 की बात करेगा तो इंडिया की रैंक आ जाएगी 4th। तो यहाँ पर बच्चे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, तो ईयर्स को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अब जो चौथा सवाल जो आपसे बन सकता है वो ये बन सकता है कि भाई इंडिया जो है, जिसने अभी हाल ही में 3rd रैंक हासिल करी है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स के मामले में, ये किस मिशन के तहत करी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ने एक मिशन शुरुआत करी थी, मेक इन इंडिया। इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया ने इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल किया है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में कि आज के समय पर इंडिया वर्ल्ड में 3rd रैंक पर आता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे स्टार मार्क ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क करिए कि घड़िमियाई महोत्सव, ये महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? इसे स्टार मार्क ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये महोत्सव जो है 5 साल में एक बार आता है और इस साल ये मनाया जाएगा। ओके,
अब बात आती है कि सर ये महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई थी और क्या इसके पीछे की थ्योरी है। देखिए दोस्तों, ये महोत्सव पहले 2 कंट्रीज मनाती थी, एक मनाती थी इंडिया एंड एक मनाती थी नेपाल, ठीक है। अब इस बार क्या हुआ कि भाई इंडिया के अंदर ये तो हो चुका है बैन, इंडिया के अंदर इसको कर दिया है बैन, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है बरियारपुर के अंदर, ठीक है, बरियारपुर के अंदर। अब सर बात आती है कि इसको बैन करने का रीज़न क्या था, पहले ये बताइए। तो इसको बैन करने का रीज़न ये था कि इस जो फेस्टिवल है, जो ये फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एनिमल्स की बलि दी जाती थी, यानी कि एनिमल सेक्रीफाइस होता था, ठीक है। तो इसी एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ इंडिया ने इसको क्या किया है, बैन किया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इसी वजह से ये हाईलाइट है और 5 साल में एक बार आता है। और जब भी जिस भी साल ये आया है उस साल ये आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 2024 में ये आया था, ठीक है, ये मनाया जा रहा है। इससे पहले आया था ये 2019 के अंदर। तो 2019 के आप एसएससी के पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा इजीली। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको मार्क करिएगा। तो गढ़िमयाई महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है सर, नेपाल के अंदर, बियारपुर के अंदर। और ये क्यों बैन किया गया है इंडिया में, क्योंकि इसमें एनिमल सेक्रीफाइस होता था बहुत बड़े पैमाने पर और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल सेक्रीफाइस होता था। ओके, नेक्स्ट आइएगा। बताइए ज़रा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 की किसने जीती है। सर ये जीती है आपकी मुंबई ने, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सर ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आइएगा। बताइए ज़रा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है, तो ये बने हैं सर आपके संजय मल्होत्रा। इसे स्टार मार्क करिए डबल, ये आपके एग्जाम में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सर एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और इसके अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम क्या है बताइए ज़रा। तो मास्तो कांडा जो है ये इनका नाम है, 11th प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा चंद्रयान 4। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इंडिया ने और सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब उसी के बाद इंडिया ने क्या किया, एक टारगेट लिया कि इंडिया और जापान ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, चंद्रयान 4 मिशन बनाएंगे। मतलब एक मिशन लिया इन्होंने चंद्रयान 4 जो कि इनको लॉन्च करना है और इन्होंने टारगेट लिया है कि ये दोनों मिलकर के मोर इफ़िशिएंट तरीके से इस मिशन को कामयाब बनाने में मदद करेंगे और 2030 तक इस मिशन को लॉन्च करा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान 4 जो है ये कौन सी 2 कंट्रीज़ मिलकर के बना रही हैं, तो इंडिया और जापान दोनों मिलकर के इस प्रोजेक्ट में अपना साथ दे रही हैं और इसका लॉन्चिंग ईयर कौन सा है, तो 2030 तक इसको लॉन्च करने का प्लान किया गया है। ओके, नेक्स्ट आइएगा। बताइए ज़रा नए CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं नए, बताइए ज़रा। तो ये बने हैं सर के संजय मूर्ति। क्या, के संजय मूर्ति। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा। हु इज़ द यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 इंडियन कॉन्टिनेंट्स। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ट्रिपल स्टार लगाइए, ये एग्जाम में पक्का मिलेगा, 100% एग्जाम में मिलेगा। अब इसकी खास बात क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। सर हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है ना, उन हाईएस्ट पीक्स को क्लिम्ब करने वाली सबसे कम उम्र की ये लेडीज़ बन गई हैं और ये बनी है, लेडीज़ भी नहीं बच्ची कह सकते हो, और ये है सर आपकी काम्या कृतिशियन, ठीक है, काम्या। ये जो है ये ऐसी बच्ची बन चुकी है, ये सिर्फ 17 ईयर्स की हैं, ठीक है, और इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स, 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक है उन सभी को क्लिम्ब करा है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब एक चीज़ मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि ये चीज़ आपको हर जगह पर, हर एक चैनल पर यूट्यूब पे करंट अफेयर्स में पढ़ाई जाएगी, ठीक है।
लेकिन बहुत कम बच्चों को ये याद होगा कि ये जो है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये महाराष्ट्र मुंबई की बच्ची हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब लोग सिर्फ यही पढ़ के जाएंगे कि ये है वो बच्ची है जिसने 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक को ट्रैवल मतलब क्लिम्ब किया है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता होगा कि ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आइएगा, देखिए दोस्तों, लव सॉन्ग है एक जिसका, ठीक है, लव सॉन्ग है कौन सी कंट्री का? सर बोस्निया का एक लव सॉन्ग है जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दिया है अपने अंदर शामिल होने का, ठीक है। तो ये लव सॉन्ग बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और इसका नाम क्या है सर? सेवरडलिंका, ठीक है। अब नाम थोड़ा सा अजीब है, सेवरडलिंका। ये बोस्निया का एक लव सॉन्ग है जो कि यूनेस्को में शामिल होने के लिए रिकॉग्नाइज हुआ है, ओके। तो इसको स्टार मार्क करिए। ये चांसेस है 50-50, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आपका केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सर इसकी शुरुआत कौन से ईयर में करी गई? तो 2024 में करी गई। सर किसने करी? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। तो यहाँ पर लिख ली, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी, ठीक है। और ये शुरुआत करी गई किसके 100वें जन्मदिन पर? तो 100वां जन्मदिन था सर किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100th बर्थडे पर इसकी शुरुआत करी गई, ठीक है। तो आपसे पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं कवर करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने करी। कौन से ईयर में करी? 2024 में करी। किसके 100th बर्थडे पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100th बर्थ एनिवर्सरी पर, ओके। चले नेक्स्ट आइए ज़रा बताइए ज़रा, व्हाट रोल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह रिगार्डेड एज आर्किटेक्चर ऑफ। देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पुराने प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका इस साल देहांत हो गया है, इनको किसके नाम से और जाना जाता है? तो इनको बोला जाता है आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने एक पॉलिसी पढ़ी होगी 5 ईयर प्लान वाले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा ज़रूर से देखना। एक लेक्चर बनाया है मैंने जिसमें 5 ईयर प्लान समझाया आपको कंप्लीटली। उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG, इसकी शुरुआत कौन से 5 ईयर प्लान में करी गई? तो ध्यान रखिएगा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है इसकी शुरुआत करी गई है आपकी 8th 5 ईयर प्लान के तहत। ये आपसे इस बार पक्का पूछेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ओके। अब बात आती है कि सर यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको याद करवा देता हूँ, ट्रिक समझ लो याद करने की, कि LPG और किसको बोलते हैं? सिलेंडर को बोलते हो ना। तो आप ऐसे याद रख लो, सिलेंडर जो है 800 रुपये का आता है। सिलेंडर कितने रुपए का? 800 रुपये का। तो LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कौन से 5 ईयर प्लान में आई थी? 8th 5 ईयर प्लान में आई थी, सिंपल है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क ज़रूर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको सीधे पूछा जाएगा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक मैगजीन है, इस मैगजीन के द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन का दर्जा किसे दिया गया है? तो इस मैगजीन ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन कहा है मध्य प्रदेश को, ये याद रखिएगा, स्टार मार्क करिए, ओके। नेक्स्ट आइएगा, सर नेशनल तानसेन सम्मान 2023, अब इसे ट्रिपल स्टार मार्क करिए। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे जैसे आप लोग इसको छोड़ रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि 2023 का अवार्ड है, छोड़ देते हैं कि सर इतना पुराना अवार्ड हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन याद रखिएगा कि ये भले ही 2023 का अवार्ड है, लेकिन ये दिसंबर 2024 में दिया गया है, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट अवार्ड है। 1 महीने पहले ही ये अनाउंस किया गया है, ओके। तो दिसंबर 2024 का अवार्ड है ये। नेशनल तानसेन सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो सपना चौधरी को दिया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए दोस्तों, सबको पता है पेट्रोलिंग के लिए पुलिस के पास गाड़ियां होती हैं अलग अलग, है ना। इस बार जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, NHAI, इसने क्या किया, पेट्रोलिंग के लिए नए व्हीकल्स को लॉन्च करा है, ठीक है। और उन व्हीकल्स को क्या नाम दिया है? उनको बोला है राजमार्ग साथी। तो आपसे पूछा जाएगा राजमार्ग साथी
जो कि एक नए पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, ये किसने लॉन्च करे हैं? तो NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करे हैं। ओके, नेक्स्ट आइएगा। सर महाकुंभ कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? सर उज्जैन होस्ट कर रही है? गलत सर, ये कर रही है प्रयागराज। ये कौन सी कर रही है? प्रयागराज। सर इसरो जो है, इन्होंने ना एक वीनस मिशन लॉन्च करने की बात करी गई है 2028 तक। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जोड़ देगी, ध्यान से सुनना। इसरो ने वीनस मिशन की बात करी गई है कब? सर 2028 में। इसरो ने चंद्रयान 4 की बात कब करी है? सर 2030 में। याद है? इस चीज़ को याद रखोगे, इन दोनों को एक साथ लिख लो कॉपी में। सर इसरो ने वीनस मिशन की बात करी है 2028 में और चंद्रयान 4 की बात करी है 2030 में। चंद्रयान 4 कौन कौन सी कंट्रीज मिलके बनाएंगी? इंडिया और जापान। ओके, याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा इस बार इस प्लेयर ने क्या किया? हिस्ट्री क्रिएट कर दी। IPL की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले प्लेयर बन चुके हैं। कौन? सर ऋषभ पंत। और सर कितनों में बिके? ये कितने रुपीस में बिके हैं? तो 27 करोड़। 27 करोड़ में ऋषभ पंत जो हैं ये बिके हैं। और इसके अंदर इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है IPL के अंदर सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर के रूप में। ओके, चलिए। सर फर्स्ट बनाना एक्सपोर्ट ट्रेन। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर से ना काफ़ी, देखो जो बनाना होता है, केला होता है, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि दूसरे देशों में ले जाने के लिए इंडिया ने सबसे पहली बार ऐसा किया है कि एक ट्रेन बनाई है। ठीक है, अब ये ट्रेन की बात आती है तो ये किसने बनवाई है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? तो ऑर्गेनाइजेशन का याद रखिएगा, कॉनकोर। ठीक है, कॉनकोर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। G20 प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो इस बार 20th एडिशन था 2025 में, जो कि कहाँ पर हुआ है? सर ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अच्छा बताना ज़रा, G20 का जो 19th एडिशन था, कौन सा? सर जो 19th एडिशन था ये कहाँ पर हुआ था? बताना ज़रा कमेंट में फटाफट। सर देखिए, व्यास सम्मान 2024 किसे मिला है? सर व्यास सम्मान 2024 मिला है सूर्यबाला को। और इनकी कौन सी नोवेल के लिए मिला है? तो इनकी नोवेल आती है वीनू की डायरी। ठीक है, कौन देश को वासी वीनू की डायरी, ये जो है ये इनकी नोवेल है सूर्यबाला जी की, जिनके लिए इनको व्यास सम्मान 2024 मिला है। इसे स्टार मार्क करिए, ये पूछा जाएगा। आप लोग SSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिएगा, उनमें आपको सिर्फ 4 या 5 अवार्ड्स मिलते हैं। व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, या फिर आपका आ जाता है सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो ये 5-6 गिने चुने अवार्ड्स हैं जो SSC बार बार पूछता है, तो इसीलिए इसको स्टार मार्क करिए। ओके, नेक्स्ट आइएगा। बताइए ज़रा इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। देखिए दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि एक लड़की है 17 ईयर्स ओल्ड, जिसने 7 कंट्रीज़ के, मतलब देश के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी 7 हाईएस्ट पीक्स को जो है क्लिम्ब किया है ना। अब इसी वजह से क्या हुआ, वो लड़की तो हाईलाइट हो गई, लेकिन आपको याद रखना है कि माउंटेन्स डे कब मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि उसी के रिलेटेड है। तो माउंटेन डे मनाया जाता है सर 11 दिसंबर को। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद रखा है कि भाई माउंटेन कोई क्लिम्ब कैसे करेगा? 2 पैरों से, तो 1 और 1 2 पैर। ओके, चलिए आइए। बताइए ज़रा नए गवर्नर कौन बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? संजय मल्होत्रा बने हैं, सबको पता है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं। सर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे इंडिया के अंदर, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जो है नॉमिनेट किए गए हैं बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए। वो कौन नॉमिनेट करे गए हैं? तो वो करे गए हैं पायल कपाड़िया। ओके, इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ना आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंडियन डायरेक्टर को जो है बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा गया हो, और ये पहली बार हुआ है कि इंडियन डायरेक्टर जिसका नाम है पायल कपाड़िया, इनको नॉमिनेट करा गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पहली बार हुआ है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आइएगा। देखो दोस्तों, IPL की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि जो ऋषभ पंत थे ये 27 करोड़ में बिके हैं और ये सबसे महंगे प्लेयर हैं। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन IPL का क्या है
कि सर आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर सबसे छोटी उम्र का प्लेयर है जो कि आईपीएल ऑक्शन में जिसकी बोली लगी है, जो बिका है, ठीक है। और वो यंगेस्ट प्लेयर कितने साल का है सर? वो सिर्फ 13 साल का यंगेस्ट प्लेयर है, नाम है वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। तो यहाँ से आईपीएल के आपके 2 ही क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। एक सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत 27 करोड़ के अंदर बिके हैं, और एक सबसे यंगेस्ट प्लेयर वैभव सूर्यवंशी जिनकी बोली लगी है, जो कि सिर्फ 13 ईयर्स के हैं। ओके, चलिए आइए सर बताइए ज़रा COP 29, ठीक है, COP 29 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी सर? ये हुई थी बकू अजरबैजान में, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछा जाएगा COP 29 कहाँ पर हुई? बकू अजरबैजान में। ओके, नेक्स्ट आते हैं सर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ है सर? ये हुआ है गोवा के अंदर, और कौन सा एडिशन है? 55वां एडिशन है। इसके अलावा कुछ भी और नहीं पढ़ना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 55वां एडिशन गोवा के अंदर हुआ है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स छांट के लाया हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। सर 20th एडिशन ऑफ G20 प्रेसिडेंसी ये कहाँ पर हुई है? साउथ अफ्रीका में हुई है। ये फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं अभी सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नए कौन अपॉइंट हुए हैं? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात करता हूँ तो सर ये कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट का ही काम होता है इनको क्या दिलाए सर? ओथ दिलाए, शपथ दिलाए। और इस बार नए कौन बन चुके हैं सर? DY चंद्रचूड पुराने थे, इस बार ये नहीं है, गलती मत करना। इस बार आ जाएंगे संजीव खन्ना। ओके, तो यहीं पर बच्चे आप लोग गलती करोगे, इसीलिए अब आप ध्यान से सुन लो। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ईयर पे फोकस जरूर करना है। ओके, अगर मैं आपको बोल दूं CGI ऑफ इंडिया 2023 के हिसाब से, तब आपका आंसर आ जाएगा DY चंद्रचूड। ओके, कौन आ जाएगा? DY चंद्रचूड। लेकिन अगर बात करते हैं 2024 के हिसाब से, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? संजीव खन्ना आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सर अनुष्का शंकर, ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा, और नहीं सुना है तो अब इसे डबल स्टार मार्क करिए, ट्रिपल स्टार मार्क करिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ये नाम आपको एग्जाम में मिलेगा। सर अनुष्का शंकर का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये जो है इन्होंने 67th ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं ये, ठीक है। और ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं? तो सितार से एसोसिएटेड है। तो आपको सीधे पूछा जाएगा अनुष्का शंकर कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं? तो ये सितार प्लेयर है जो कि 67th ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट करी गई हैं। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर निगोल चकोबा, ये जो है ये एक फेस्टिवल है, कहाँ का? मणिपुर का, ठीक है। और कौन सी ट्राइब मनाती है? तो मितई ट्राइब, ठीक है। तो ये बस याद रख लेना, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, इसमें भी 50-50 कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? सर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर खेले जाएंगे? तो ये खेले जाएंगे ग्लासगो के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा 16th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुई है? बताइए ज़रा सर, जो 16th ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पर होगी? तो वो काजा रशिया में होएगी। ओके, रशिया में होगी। अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ कि रशिया और जो यूक्रेन है वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है, क्योंकि इन दोनों में वॉर चल रही है, इसी वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आइएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है ना इंडिया की, या ऐसी यूनियन टेरिटरी कह लो, वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि हर वक्त हाईलाइट रहती है। और जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी नई अपॉइंटमेंट होती है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और नए CM कौन बने हैं? तो ये बने हैं सर आपके उमर अब्दुल्ला। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2024 किसे मिला है? सर लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? हैंग कैंग को मिला है, हैन कैंग को मिला है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये साउथ कोरिया के हैं। ओके, स्टार्मार्क इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सर नोबेल प्राइज़ के, अच्छा देखो एक काम करो, अब ना एक लिस्ट बनाओ फटाफट से, कॉपी निकालो, पेन निकालो, लिस्ट बनाओ। एक तरफ लिखो नोबेल प्राइज़, ठीक है, और यहाँ पर लिखते जाओ, जैसे यहाँ पर लिटरेचर, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, है ना। तो मैं सारे एक साथ कवर करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इधर।
सर लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है हैंग कैंग को, ठीक है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है 3 लोगों को मिला है, याद रखिएगा, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हैस्बीस, इन तीनों को मिला है, ठीक है। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हैस्बीस, इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मिला है सर किसे, सर जॉन हॉपफील्ड को एंड गोफी हिल्टन, इनको मिला है फिजिक्स की कैटेगरी में। और अगर बात करता हूँ साइकोलॉजी या फिर मेडिसिन की कैटेगरी की बात करें, तो ये मिला है विक्टर एब्रोस एंड ग्रे, इनको मिला है, ठीक है। आइए सर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की, कौन बनी है सर? मैक्सिको की सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है बताइए ज़रा। सर क्लाउडिया, मैक्सिको की सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट है क्लाउडिया। अब देखो ये पहली भी है और फीमेल प्रेसिडेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट आइएगा सर, नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे अपॉइंट करा गया है? सर नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो मार्क रूटे, ठीक है। मैंने कैसे याद रखा, देखो मैंने याद रखा था कि नाटो के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं, रोते रोते नाटो चला गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024, सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024, सर ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, ओके, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। और दादा साहेब फाल्के जो हैं इनको फादर कहा जाता है इंडियन सिनेमा का, ओके, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो दादा साहेब फाल्के जो हैं ये कौन है सर? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है इनको, और इनका अवार्ड मिला है सर मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में। सर इस बार बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा फॉर हेरिटेज कैटेगरी 2024 किसे दिया गया है? सर ये दिया गया है आपका एंड्रो विलेज, जो कि कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, 100%, ओके। ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट टूरिज्म विलेज हेरिटेज कैटेगरी में दर्जा किसे दिया गया है? मणिपुर को दिया गया है, ठीक है। और गो टू ग्लोबल, जरा ये बताना, अभी हमने पढ़ा था ना गो टू ग्लोबल, ठीक है, बताइए जरा गो टू ग्लोबल जो है ये किसने कहा, ये किसको बोला गया है? तो ये बोला गया है मध्य प्रदेश को, किसको? मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा एक साथ, ओके। चलिए आइए बताइए जरा, इंडिया ने किसे सुपर पास कर दिया है? इंडिया ने किसे सुपर पास कर दिया है और थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुकी है एशिया में? तो ये आ जाएगी जापान को। अब यहाँ पर आपके लिए आसान हो गया, यहाँ पर याद करना। देखो इंडिया ने जापान को बोला कि तू हट जा, अब हम आएंगे और हम थर्ड रैंक पर आएंगे। अब ये 2 कैटेगरी के लिए सही होता है, एक होता है पावर इंडेक्स के लिए, ठीक है, और एक होता है ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, मोबाइल एक्सपोर्ट कह लो, मोबाइल एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, मोबाइल एक्सपोर्ट। देखो मोबाइल एक्सपोर्ट की बात करें या फिर पावर इंडेक्स, देखो पावर इंडेक्स जो है ये इस बेसिस पे जज करा जाता है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, कितने फौज है, कितने मिलिट्री टैंक्स हैं और कितने ज़्यादा पावरफुल उसके पास वेपन्स हैं, ठीक है। उन सभी के बेस पर ये डिसाइड करा जाता है कि किसकी देश की नेवी या आर्मी जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस बेसिस पे पहले जापान जो है वो थर्ड रैंक पर हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया ने बोला कि जापान तू साइड हो जा, अब इंडिया आएगा थर्ड रैंक पे, ठीक है। तो पावर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया रैंक आ गई थर्ड पे, ठीक है। अब मोबाइल एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो भाई साहब जापान लगा था पहले लगातार मोबाइल बना रहा था, मोबाइल बना रहा था, बेच रहा था, मोबाइल बना रहा बेच रहा है। इस बार इंडिया ने बोला कि बच्चे तू इधर आ, जापान को बोला कि देख तू चुपचाप यहाँ बैठ जा, तेरे से ज़्यादा पावर भी मेरे पास है, ठोक दूंगा, इसीलिए उसको बोला कि तू यहाँ बैठ जा। और इंडिया जो है मोबाइल एक्सपोर्ट के नाम पर सबसे थर्ड रैंक पर आ गया। किस पर आ गया? थर्ड रैंक पर आ गया। तो ये दोनों ही कैटेगरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं, देखो दोस्तों नारकोटिक्स, नारकोटिक्स क्या होती है सबको पता है, ये चीज़ तो सबको ही पता है, ड्रग्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है ड्रग्स, ठीक है। नारकोटिक्स एक तरीके से ऐसे होते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है ना, उसको रोकने के लिए नारकोटिक्स बोला जाता है, नार्को बोला जाता है। जो ऐसा ग्रुप होता है जो ड्रग को स्मगल करता है, उनको रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, NCB। इसके ना नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, जिनका नाम क्या है सर? अनुराग गर्ग, अनुराग गर्ग, ठीक है। ये याद रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा नए डायरेक्टर अपॉइंट करे गए हैं, कौन? अनुराग गर्ग।
नेक्स्ट आइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार मार्क करिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 में एक कंट्री को लिप्रोसी फ्री डिक्लेयर किया है, लिप्रोसी फ्री डिक्लेयर किया है, यानी कि वहां पर एक भी लिप्रोसी का केस नहीं है। वो कौन सी कंट्री बन चुकी है? तो वो है जॉर्डन। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछली बार WHO ने ना कोविड फ्री डिक्लेयर किया था किसी कंट्री को, वो भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो WHO ने किस कंट्री को लिप्रोसी फ्री डिक्लेयर किया है? तो जॉर्डन को लिप्रोसी फ्री डिक्लेयर किया है, ध्यान रखिएगा, 2024 में। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबको पता है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड जो होते हैं ना, ये एक आइलैंड नहीं है, ये बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है। ये बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं। उसी में से एक आइलैंड है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। लेकिन मोदी जी गए, मोदी जी बोले ये क्या नाम है, गलत है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, अब पोर्ट ब्लेयर नाम नहीं रहेगा इसका, अब इसका नाम बदल दो और क्या कर दो सर, इसका नाम कर दो श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का पोर्ट ब्लेयर नाम का एक आइलैंड है जिसका नाम बदल करके विजयपुरम कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके ऊपर ना आप हर बार क्वेश्चंस देखते हो, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इधर सर, इस बार क्या हुआ कि आप ये समझ लो कि इसकी एनिवर्सरी है एक तरीके से, ठीक है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूँ ना, तो इसकी शुरुआत करी गई थी 2015 में। कब करी गई थी? 2015 में। और ये शुरुआत जब करी गई थी इसकी, तो उसमें सिर्फ 2 ही कंट्रीज थी। कौन सी कौन सी सर? एक तो इंडिया, एक इंडिया और एक फ्रांस, एक इंडिया और एक फ्रांस। ये 2 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया था 2015 में। और आज 2025 आ चुकी है, यानी कि इसने 10 साल पूरे किए हैं। और इस 10 ईयर्स के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है कि सिर्फ 2 कंट्रीज़ ने शुरुआत करी थी, और आज इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 101 कंट्रीज़ हैं। कितनी? 101 कंट्रीज़। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको लिख दी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में शुरुआत करी गई, ठीक है। 10 साल बाद यानी कि 2025 में इसके 101 जो है कंट्रीज़ हो चुकी हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए सर, नेक्स्ट पैरा समर ओलंपिक गेम्स जो 2028 में होंगे वो कहाँ पर होंगे? सर ये होंगे आपके लॉस एंजलिस में, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा सर, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 10 साल पूरे हुए हैं ना, तो उसी खुशी में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और ये मनाया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरुआत करी गई थी 2015 में। शुरुआत में कितनी कंट्रीज थी सर? 2 कंट्रीज थी, इंडिया और एक थी फ्रांस, ठीक है। और आज के समय में यानी कि 2025 तक कितनी कंट्रीज हैं? तो 101 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसी खुशी में कि इसको 10 साल पूरे हुए हैं, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। ओके, चलिए आइए, इस बार आप एग्ज़ाम में एक चीज़ तो 100% गारंटीड मान लो कि इस बार आपको एग्ज़ाम में सुमित अंटिल नाम देखने को मिलेगा। इस बार आपको एग्ज़ाम में सुमित अंटिल नाम देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सर अभी तक हमने जेवलिन थ्रो के अंदर सिर्फ एक ही नाम पढ़ा है जेवलिन थ्रो में, जो कि किसका पढ़ा है? नीरज चोपड़ा का, ठीक है, नीरज चोपड़ा का पढ़ा है। लेकिन इस बार याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो में सुमित अंटिल ने गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक गेम्स के अंदर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा कि सुमित अंटिल जेवलिन थ्रो से हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेरिस पैरालंपिक गेम्स के अंदर। अब पैरालंपिक की बात कर रहा हूं मैं, ओलंपिक गेम्स की नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो पेरिस पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाने वाले पर्सन का नाम क्या है? सर सुमित अंटिल नाम है। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर, उत्तर प्रदेश यूपी, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदल के गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? सर जाइस, जाइस नाम था पहले उस रेलवे स्टेशन का, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। ओके, चलिए आइए सर, देखिए एक चीज़ आपको पता होगी, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि टेलीग्राम जो है इसके जो CEO हुए वो ना अरेस्ट हुए थे, ठीक है।
वो अरेस्ट होने का कारण क्या था कि आपने देखा होगा टेलीग्राम जो है वहाँ पर पोर्नोग्राफी काफ़ी ज़्यादा है। टेलीग्राम पर पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और इसी चीज़, ये जो चीज़ है ये किसी ना किसी चाइल्ड एब्यूज़ के अंदर आती है, ठीक है। और इसी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई भी करी गई थी और इन्हें अरेस्ट करा गया था, टेलीग्राम के CEO को, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम के CEO का नाम क्या है? तो पवेल दुर्वो, ठीक है, पवेल दुर्वो। नेक्स्ट आइएगा। अब देखो टेलीग्राम से याद आ रहा है कि जिस बच्चे ने भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा, कर दो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर, और फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग PDFs मिलती रहें, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम पर मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसके अंदर ना जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो भी मैंने अपलोड कर रखी हैं, एक बार बस जाकर के विजिट करो, आप मान जाओगे कि सर वाकई में कंटेंट है आपका। ओके, चलिए आइए बताइए ज़रा, यंगेस्ट मेडल विनर ऑफ इंडिया ओलंपिक्स, इंडियन ओलंपिक के अंदर सबसे यंगेस्ट मेडल विनर कौन बने हैं? इंडिया के लिए ओलंपिक गेम्स में सबसे यंगेस्ट कौन बने हैं जिन्होंने मेडल जीता है? अमन शेरावत। और ये कौन है सर? ये रेसलर हैं, ठीक है। ये अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा तो हुआ है रेसलर। ये कौन है सर? चलिए आइए, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक गेम्स के अंदर इंडिया के लिए सबसे यंगेस्ट कैटेगरी में मेडल कौन लाया? यंगेस्ट कौन है सर? अमन शेरावत हैं, ठीक है। और 57 kg के अंदर इन्होंने मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट आइएगा सर, CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। अब यहाँ पर बहुत बच्चों ने देखते ही गलत आंसर मार्क कर दिया कि जया वर्मा सिन्हा। जिन ने ये सोचा है गलत आंसर है। क्यों है? ध्यान से सुनो सर। CEO नए चेयरमैन कौन बने हैं रेलवे बोर्ड के? सर नए चेयरमैन बने हैं, पहले जया वर्मा सिन्हा थी, लेकिन अब ये हट चुकी हैं, और अब इनकी जगह पर कौन आ गया है? सतीश कुमार आ चुके हैं। तो ये भी याद रखेगा, ये भी याद रखेगा। बहुत बार क्या होता है बच्चे, जब आप 3-3 साल 2-2 3-3 साल लगातार तैयारी करते हो ना, तो उस साल का करंट अफेयर और आगे वाले साल का करंट अफेयर आपके दिमाग में मिक्स हो जाता है, और वही खिचड़ी बनती है। अब जो बच्चे पिछले साल तैयारी कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके दिमाग में जया वर्मा सिन्हा ही आंसर है, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन इम्प्रूव करो इस चीज़ को और अपडेट रहो साथ के साथ। ओके, तो जया वर्मा सिन्हा अब हट चुकी हैं, अब कौन है? सतीश कुमार हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोल्ड मेडल की अगर बात करता हूँ जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक 2024 में। अब यहाँ पर बच्चे फंसना नहीं है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर देखो, पेरिस ओलंपिक की बात कर रहा है। ओलंपिक गेम में आपको कौन याद रखना है? सर नीरज चोपड़ा का नाम भी याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पेरिस ओलंपिक में कौन गया था? नीरज चोपड़ा गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पैरालंपिक की, किसकी सर? पैरालंपिक। तो पैरालंपिक में कौन आ जाएगा? अभी हमने पढ़ा कौन? सुमित अंटिल, ठीक है, सुमित अंटिल। अब यहीं पर बच्चे आप लोग मिस्टेक 100% करोगे एग्जाम में आपको सिंपली पूछा जाएगा कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाने वाला पैरालंपिक के अंदर कौन था, और आप लोग कुछ नहीं देखोगे, आप लोग देखोगे जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा। भाई साहब आंसर है, गलत है, ठीक है। पैरालंपिक की बात करेगा तो सुमित अंटिल आएगा, और पेरिस ओलंपिक की बात करेगा तो आपका आंसर नीरज चोपड़ा आएगा। अब यहाँ पर एक और छोटा सा फर्क है सर, सुमित अंटिल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन जो नीरज चोपड़ा है भाई साहब, इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, और ये इंडिया के हैं। अब अरशद नदीम का थ्रो कितने मीटर का था? 92.97 मीटर का, और नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो 89 पॉइंट समथिंग का नीरज चोपड़ा का थ्रो था। ओके, नेक्स्ट आइएगा। देखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आता है, लगभग सबको पता है ये चीज़, ठीक है। सर जो विघ्नेश फोगाट है, जिनके ऊपर मूवी भी बनी है दंगल, ठीक है, इनको इस बार क्या किया गया है? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है पेरिस ओलंपिक के अंदर, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया? इसका कारण क्या है? सर ये जो है ये 50 kg के अंदर खेलती हैं, ठीक है, लेकिन इनका वेट जो है वो 50 kg से 100 ग्राम ज़्यादा था। कितना? 100 ग्राम ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया,
ठीक है, इसीलिए ये चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, और हर बार आपको पता भी होगा कि डिसिप्लिन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही चीज़ होती है। देखो अब हमें तो लगता है 100 ग्राम तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट देखो 100 ग्राम की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गई। ठीक है, तो डिसिप्लिन हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि फेलियर का मतलब उससे पूछिए जो कि सिर्फ 1 नंबर से गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेने से रह गया। ठीक है, और आप तो एसएससी की तैयारी करो तो पॉइंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हर छोटी छोटी बारीकियों वाली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ बोल करके, उसको ज़रूर सुनिए करिए। ओके, क्योंकि देखो आपको इसकी पीडीएफ तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, वहाँ से भी पढ़ लोगे, लेकिन जो लेक्चर में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताता हूँ ना आपको, ये आपको वहाँ पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसी वजह से लेक्चर को देखना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आइएगा सर, रो की फुल फॉर्म क्या होती है? सर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये होती है रो की फुल फॉर्म। इसके नए चीफ बनाए गए हैं, और चीफ कौन बने हैं? तो समंत गोयल बने हैं। ओके, समंत गोयल बने हैं रो के नए चीफ। नेक्स्ट आइएगा सर, डीआरडीओ, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? समीर वी कामत बने हैं। देखो डीआरडीओ कितना सिंपल नाम है ना, ज़रा इसकी फुल फॉर्म बता देना फटाफट से कमेंट में मुझे डीआरडीओ की फुल फॉर्म लिखना ज़रा, और उतनी देर जिनको नहीं आता वो वीडियो को लाइक कर दो। ओके, डीआरडीओ की फुल फॉर्म लिखो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर हर बच्चा। ओके, चलिए आइए। देखो दोस्तों, हर बार आपने ये देखा होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पाकिस्तान की बढ़ रही है, सबकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हर कंट्री जो होती है, जितनी भी कंट्रीज होती है, सबकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। अब बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, सही में? हाँ बिल्कुल, और वो कंट्री का नाम है ग्रीस। क्या नाम है? ग्रीस। तो इसीलिए ग्रीस इस बार हाईलाइट है। ठीक है, अकेली ऐसी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन कोलैप्स यानी कि पॉपुलेशन का गिरना देखने को मिला है वो है ग्रीस। कौन सी है? ग्रीस। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आइए। अच्छा, यहाँ पर देखो पॉपुलेशन गिरने की बात आ रही है तो मेरे को ना कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ ही जाते हैं, अब क्या करूँ, है ना। देखो इधर सर 2011 सेंसस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसी सेंसस से ना आपको कई बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि बताइए जरा 2011 सेंसस के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज देखने को मिली है, जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज देखने को मिली है या फिर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है, तो वो नागालैंड आता है। ठीक है, नागालैंड आता है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए सर, छेती चांद ये एक नया साल के रूप में मनाया जाता है, कौन सी कम्युनिटी द्वारा? सर छेती चांद मनाया जाता है सिंधी कम्युनिटी के द्वारा नए साल के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए। अच्छा, इसी तरीके से ना एक और फेस्टिवल आपसे पूछा जाता है न्यू ईयर का, वो आता है नवरोज। ठीक है, बताइए जरा नवरोज फेस्टिवल जो है ये कौन सी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है नए साल के रूप में? तो ये पारसी। तो इस चीज को याद रखिएगा, पारसी कम्युनिटी अपना नया साल किस रूप में मनाती है? नवरोज फेस्टिवल के रूप में। और छेती चांद ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है? तो ये सिंधी कम्युनिटी मनाती है अपना नए साल के रूप में। ओके, नेक्स्ट आइएगा। बताइए जरा फर्स्ट एवर इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मोंटे कार्लो मास्टर्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंडियन है जिन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता है, ये कौन है? सर सुमित नांगल हैं, सुमित नागल। अब क्योंकि सबसे पहले इंडियन है ये याद रखिएगा, और इस टाइप के अवार्ड अक्सर बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, लेकिन इस टाइप में भी आपको पूछा जाएगा वो चीज़ें जो सबसे पहली बार हुई हैं। अब ये सबसे पहले इंडियन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेते हैं। भाई तुमने क्या किया, 2 या 3 बार इसको पढ़ा ही तो है, कुछ नुकसान थोड़ी हो गया, है ना। तो 2-3 बार पढ़ लो, एग्जाम में पूछा जाएगा तो तुम ऐसे बच्चे होगे जो अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। चलिए आइए। देखो दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा विवाद था। किस चीज़ को लेकर के? सर इंडिया और श्रीलंका की एक बाउंड्री है जिसका नाम है पाक स्टेट। क्या नाम है? पाक स्टेट। अब इस बाउंड्री के ऊपर ना एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है कच्छतव्यू आइलैंड। ठीक है, कच्छतव्यू आइलैंड। ये आइलैंड ना इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री के ऊपर पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर के विवाद था कि ये श्रीलंका बोलती कि ये आइलैंड हमारा है, इंडिया बोलती है आइलैंड हमारा है। इसी चीज़ को लेकर के विवाद था, काफ़ी ज़्यादा, अभी भी चल रहा है विवाद ये चीज़ पे। ठीक है,
बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आइलैंड जो है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में आता है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये आइलैंड कौन सी बाउंड्री के ऊपर आता है, तो पाक स्टेट के ऊपर आता है। ओके सर, लोकपाल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? सर, लोकपाल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो AM खानविलकर बने हैं लोकपाल के नए चेयरपर्सन। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, इलेक्शन आपने देखे होंगे, इलेक्शन अभी हाल ही में होकर के हटे हैं, और इलेक्शन में काफ़ी बार क्या होता है कि कई बार ना दादागिरी चलती है। आपने देखा होगा कई जगह पर मारपीट होती है, वोलेंस होता है, या डरा धमका करके वोटें ली जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी अगर एक्टिविटी देखने को मिलती है इलेक्शन के दौरान, तो कंप्लेन हम डाल सकते हैं। उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, और उस ऐप का नाम है सी विजिल। ठीक है, सी विजिल एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन था जो कि इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो वॉयलेंस वगैरह अगर कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिलता है, तो हम उसकी रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज करवा सकें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब ये क्यों पूछा जाएगा, पहले ये समझ लो। देखो दोस्तों, आपको सबको पता है इस बार ना एक बहुत ही मतलब शर्मनाक चीज़ हुई थी। आपको पता होगा तिरुपति टेम्पल जो है वहाँ पर अभी एक न्यूज़ आई थी कि उसके प्रसाद के अंदर, जो वहाँ का जो प्रसाद होता है, उसमें फ़िश ऑयल मिला है। ठीक है, फ़िश ऑयल मिला है, काऊ मीट मिला है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर उसमें मिली हैं, जबकि वो मंदिर का प्रसाद है ना। और यही चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन की बात करी गई थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के खिलाफ या मिनिस्ट्री के खिलाफ, कि भाई तुम्हारी जांच पड़ताल कहाँ पर है, तुमने क्यों नहीं देखा, या तुमने क्यों मतलब इसमें देरी करी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिए जाने की बात चल रही है इसके ऊपर। ठीक है, और इसी वजह से ये मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। तो बताइए ज़रा, ये मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? तो ये आती है सर किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो है मिनिस्टर हैं, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर तो हो गया ख़त्म। जिस बच्चे को भी इसकी PDF चाहिए, बच्चे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है ना, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लो, और एक बार और इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर से 90% करंट अफेयर्स आपको सिर्फ इस लेक्चर से ही आएंगे। इस बात को आप तसल्ली से समझ लें, जान लें, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब आप खुद मुझे आकर के कमेंट में बताएंगे कि सर वाकई में आपने सही कहा था। ठीक है, तो इसी तरीके के लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे, और नया बच्चा जो भी है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ठीक है, और इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊँगा, जिसमें हम और 100 क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस हम करेंगे अलग टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके एग्ज़ाम में स्टैटिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।